हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप से पूछे जाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हाँ, हमें इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस टाइप से हमें आंसर लिखने होंगे। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है मेनली वो चीज़ आपको पता चल जाए। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप मेरी वीडियो को फुल देखें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अकेले अकेले अच्छे मार्क्स लाना और अकेले अकेले पास हो जाने में कोई मज़ा नहीं है जब तक फ्रेंड्स के भी अच्छे मार्क्स ना आए। बेशक थोड़े से कम आए पर अच्छे उनके भी आए। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं, आज की हमारी जो वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की होने वाली है, जो कि सेमेस्टर सेकंड की है। जी हाँ, आज हम सेमेस्टर सेकंड की पॉलिटिकल साइंस यानी बीए ऑनर्स जो पॉलिटिकल साइंस है उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपकी पॉलिटिकल है, इसका नाम जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये आपकी बुक का नाम है। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे ही क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एसओएल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। जी हाँ, एसओएल के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलिए फिर बिना देरी करे आज के हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये पूरा ही 90 मार्क्स का होगा। और इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। टोटल 90 मार्क्स का होगा और 3 घंटे दिए जाएंगे। और यहाँ जो थोड़े से इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं वो पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। ये वाली सिली मिस्टेक, ये वाली बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं करनी। आपको एक समझदार स्टूडेंट की तरह पहले जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, पूरे ही क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको किन्हीं 5 के आंसर देने हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ओनली 5 के आंसर आपको यहाँ देने हैं। और जितने भी 5, आप कोई भी 5 चुन लीजिए, सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे। और आप इस जो क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर हिंदी या फिर अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में से किसी एक में दे सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है, इंग्लिश में आपकी कमांड है, तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी में आपकी कमांड है, तो आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको किसी एक ही लैंग्वेज का चयन करना है। ऐसा नहीं है आप फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में कर दीजिए, सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही लैंग्वेज का चयन करके उसी में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा, यहाँ थोड़े से हिंदी में निर्देश हैं। ओके, वही निर्देश हैं जो पहले इंग्लिश में दे रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमने सारे इंग्लिश में देखे वही यहाँ हिंदी में है कि आपको किन्हीं 5 का उत्तर देना है और सभी अंक बराबर हैं। और आप इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषा में से किसी एक में दे सकते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी वजह से आपकी जो क्वेश्चन है ये भी 2 लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। अगर आप हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विधि और विधा शाखा दोनों है? यानी इसमें आपको जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी जो प्रकृति है उसके क्षेत्र की चर्चा करनी है। और आपको ये बताना है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो विधि और विधायी शाखा दोनों है या नहीं। और नहीं तो किस तरह से, है तो किस तरह से, दोनों ही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यूरो केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए। तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद के समाधान के क्या तरीके हैं? यानी आपको इस क्वेश्चन में यूरो केंद्रवाद को परिभाषित करना है कि यूरो केंद्रीयवाद क्या होता है और इसमें तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रीयवाद का जो समाधान है वो क्या है, या ये कहें यूरो केंद्रीयवाद की जो भूमिका है वो आपको तुलनात्मक राजनीति में बतानी है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विधिया विशेष शोध प्रश्न शोधकर्ता के समय और संशोधन के निर्धारित होते हैं।
क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप अपने उत्तर के समर्थन का कारण बताइए। यानी आपको बताना है विधेयक विशेष शोध प्रश्न और शोधकर्ता के समय और संशोधन से निर्धारित होते हैं तो किस तरह से होते हैं, नहीं होते तो क्यों नहीं होते। आपको अपने कथन के साथ सहमत होना है, यानी आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं हैं, इस बारे में आपको बताना है। और हैं तो क्यों है उसका कारण बताइए, नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको उसका कारण बताना है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है और तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। यानी आपको इसमें डिटेल में इसके बारे में बताना है और आपको इसके उपयुक्त उदाहरण यानी उदाहरण के साथ बताना है। आपको इसमें उदाहरण भी देना है। ओके, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संस्था को परिभाषित कीजिए। नव संस्थावाद राजनीतिक व्यवस्था एवं प्रक्रिया को समझने में किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए। यानी पहले आपको बताना है संस्था क्या होती हैं, उसकी परिभाषा देनी है। फिर आपको नव संस्थावाद राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है एवं इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस तरह से समझने से सहायक होती हैं, ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? सिडनी वर्ग के नागरिक सांस्कृतिक की अवधारणा की विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, ये बताना है। सिडनी वर्ग ने जो राजनीतिक सांस्कृतिक अवधारणा दी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक राजनीतिक उपसंस्कृति को आबादी के एक समूह का राजनीतिक वस्तुओं के प्रति विशिष्ट और सुसंगत प्रवृत्ति, विश्वास और उन्मुखीकरण के एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। यानी किस तरह से एक राजनीतिक उपसंस्कृति को आबादी के एक समूह और राजनीतिक वस्तुओं के प्रति विशिष्ट और सुसंगत प्रवृत्ति, विश्वास और उन्मुखी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये आपको बताना है कि किस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विश्व व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या आपके विचार में यह समकालीन विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था की कार्यविधि को भलीभांति चित्रित करता है? इसकी प्रमुख सीमाएं क्या हैं? यानी इस क्वेश्चन में आपको विश्व व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना करनी है और आपके विचार से ये किस तरह से समकालीन विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था की जो कार्यविधि है उसको चित्रित करता है, इस बारे में भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह समकालीन विश्व राजनीति अर्थव्यवस्था को समझने में किस प्रकार सहायता देता है, ये आपको बताना है। यानी जो आधुनिकीकरण के सिद्धांत है उनकी आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। पहले आधुनिकीकरण के जितने भी सिद्धांत है पहले आपको उनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि समकालीन विश्व राजनीति अर्थव्यवस्था को किस तरह से समझने में एक मदद करता है या ये कहें एक प्रकार से सहायक है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी आपको यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चारों ही क्वेश्चन में से जो भी आपको इजी 2 लगे आप उनको इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, जो आपका पहला है वो है तार्किक चयन सिद्धांत। यानी इसमें आपको तार्किक चयन सिद्धांत के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक पूंजी, यानी जो हमारी सामाजिक पूंजी होती है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा सी ऑप्शन है, सी है हमारा तुलनात्मक राजनीति में जेंडर। यानी जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसमें जो जेंडर होता है वो किस तरह से भूमिका निभाता है, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड जो हमारा लास्ट डी है उसको देख लेते हैं। डी है हमारा
पराश्रितता परिप्रेक्ष्य, यानी आपको इसमें पराश्रितता परिप्रेक्ष्य के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। और यहाँ हमारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स, सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप वहां जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट मेरे ग्रुप में पहुंच जाएंगे और मेरी आईडी को भी चेकआउट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और उन्हें भी थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप से पूछे गए हैं, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें और उन्हें भी ये सारे ही क्वेश्चन मिल पाएँ। क्योंकि सोल में, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोल में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो इनके आने के चांसेस भी हैं। अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके फ्रेंड्स का भी भला हो जाएगा, तो उनके साथ भी शेयर करना मत भूलना। एंड यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं होती। तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।